हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। गांव का मेला पूरे जोश में था। आसमान में झूलते रंगीन गुब्बारे, मिठाई की दुकानों से उठती ताज़ा गुलाब जामुन की महक और बच्चों की खिलखिलाती हंसी चारों ओर बिखरी हुई थी। लोग अपने चटक-मटक रंगों वाली पोशाकों में मेले की शोभा बढ़ा रहे थे। तभी हीरा लाल मेले के बीच खड़े होकर एक पान चबाते हुए अपने गांव की हलचल का आनंद ले रहे थे। उनकी नज़रें कभी इस दुकान पर टिकती, कभी उस पर। वो अपनी उम्र के 65 साल के पड़ाव में थे, लेकिन उनका रंगीन मिजाज और खुशमिजाजी अभी भी बरकरार थी। उन्होंने अपनी सफ़ेद धोती और हल्के हरे कुर्ते को बड़े ही करीने से पहना हुआ था। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव और मन में अभी भी अधूरी इच्छाओं का कोई कोना छिपा हुआ था। उसी वक्त भीड़ में एक कोने से आती हंसी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहाँ एक लड़की थी, चमकते सूरज के नीचे जैसे एक चांदनी का टुकड़ा उतरा हो। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, हल्के गुलाबी होंठों पर एक मासूम सी मुस्कान और रंग बिरंगी साड़ी में लिपटी उसकी छरेरी काया। वो अपने छोटे भाई के साथ किसी गुब्बारे वाले से बातें कर रही थी। हीरालाल ने एक पल के लिए अपने पान की गिलोरी को रोक लिया। उनकी आंखें उस लड़की के चुलबुले अंदाज और बेपरवाह हंसी पर ठहर गईं। कितनी खूबसूरती और आत्मविश्वास है इसमें, उन्होंने खुद से कहा। लड़की ने अपने भाई की बातों पर झूठ मूठ की नाराजगी दिखाई, लेकिन उसकी मुस्कान इस नाराजगी को तोड़ रही थी। उसकी हरकतों में एक अजीब सी ताजगी और जादू था। ये कौन हो सकती है? हीरालाल ने धीरे से बगल में खड़े रामचरण से पूछा, जो उनके पुराने परिचित थे। अरे ये सीमा है, नरेश सिंह की बेटी। बड़ी होशियार है, बीए पास किया है। आजकल घर में खेती बाड़ी का काम देखती है। बहुत चुलबुली है ये, लेकिन मन की बहुत अच्छी है, रामचरण ने बताया। सीमा, ये कहते हुए हीरालाल ने जैसे उसका नाम अपने दिल में दर्ज कर लिया हो। सीमा ने अपने भाई को एक खिलौना दिलाया और फिर मेले के दूसरे कोने की ओर चल पड़ी। उसके हर कदम में एक अलग सी लय थी, मानो वो दुनिया की हर बेफिक्री को अपने दामन में समेटे चल रही हो। वो गांव की लड़कियों से अलग थी। उसकी सादगी में भी एक अदा थी और उसकी आवाज़ में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी उसकी तरफ खींच सके। आप लोग आगे जाइए, मैं यहीं देखती हूँ, उसने अपने परिवार से कहते हुए एक चूड़ी की दुकान पर कदम रखा। वहां लगे कांच की चूड़ियों की चमक उसके चेहरे की मुस्कान में मिलकर और भी बढ़ गई। उसने एक चूड़ी निकाली और उसे अपनी कलाई पर पहनते हुए दुकानदार से मुस्कुराकर कहा, ये थोड़ी ढीली है, इससे छोटी दिखाओ। हीरालाल थोड़ी दूर खड़े होकर उसे देखता रहा। उन्हें ऐसा लगा मानो उस लड़की में उनकी जवानी की किसी भूली बिसरी कहानी की झलक हो। उस रात जब मेला खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर लौटने लगे, हीरालाल की नज़रें अब भी सीमा की तस्वीर को अपने दिमाग में बसाए हुए थीं। ये लड़की, इसे अपने घर की बहू बनाना चाहिए, उन्होंने मन ही मन में सोचा। लेकिन हीरालाल के विचार इतने साधारण नहीं थे। उनकी पत्नी सुशीला की मृत्यु के बाद वो कई सालों से अकेले थे। उनके जीवन में प्यार नहीं था, केवल एक गहरी शारीरिक और मानसिक खालीपन था। सुरेश सीधा साधा है, उसके साथ ये लड़की खुश रहेगी। और फिर उन्होंने लंबी सांस ली। फिर अगर ये घर में आएगी तो? हीरालाल की सोच उनके चेहरे पर उतर आई। उनके दिल में सीमा को बहू बनाने की योजना थी, लेकिन उनके मन के एक कोने में उसकी चंचलता और उसकी खूबसूरती के प्रति एक अलग सा आकर्षण पनपने लगा था। हीरालाल घर लौटकर अपने बेटे सुरेश से बोले, बेटा, गांव के नरेश सिंह की लड़की है सीमा। मैंने आज उसे मेले में देखा था। बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है। मुझे लगता है कि उसके लिए रिश्ता भेजना चाहिए। सुरेश ने सर हिलाते हुए कहा, जैसा आप ठीक समझें पिताजी। हीरालाल ने मुस्कुराते हुए अपने मन में एक और योजना बनाई। उनकी मुस्कान में अब भी कुछ ऐसा था जो उनकी इच्छा को छिपा नहीं पाया। गांव में सीमा और सुरेश की शादी पूरे धूमधाम से हो रही थी। घर को रंगीन लाइटों और फूलों से सजाया गया था।
बारात की शहनाइयों की धुन हर तरफ गूंज रही थी। सुरेश सफ़ेद धोती कुर्ता और सर पर साफा बांधे शर्मीली मुस्कान के साथ दूल्हा बना हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। सीमा लाल जोड़े में सजकर हर कदम पर अपनी पायल की झनकार के साथ मंडप की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में नयापन था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। वो सोच रही थी, कैसी होगी मेरी नई जिंदगी? क्या मैं सुरेश के साथ खुश रह पाऊंगी? मंडप में हवन की सुगंध और मंत्रों की गूंज के बीच हीरालाल को बार बार सीमा की ओर देखते हुए पाया गया। जब सीमा ने आंखें उठाकर इधर उधर देखा तो उसने खुद को हीरालाल की गहरी और ठहरी हुई नजरों के दायरे में पाया। एक पल के लिए सीमा असहज हो गई। शादी खत्म हुई, सीमा की विदाई हो गई और वो ससुराल पहुंच गई। हीरालाल ने सीमा का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से किया था। उसके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। बहू, अब ये घर तुम्हारा है। जो भी ज़रूरत हो बेहिचक मुझसे कहना, हीरालाल ने बड़े आत्मीय स्वर में कहा था। सीमा ने सर झुका लिया। जी बाबूजी, वो बोली। अगले कुछ दिनों में सीमा को यह एहसास होने लगा कि हीरालाल उसकी हर ज़रूरत पर नज़र रखे हुए है। वो उसकी पसंद की चीज़ें खाने के लिए मंगवाते हैं, उसके सजने संवरने के शौक़ को पूरा करने के लिए गहने और कपड़े लाकर देते हैं। सुरेश भी सीमा का ख्याल रखता था, लेकिन उनका सीधा साधा स्वभाव और झिझक उनके बीच गहरे संवादों की कमी पैदा कर रहा था। सुरेश ने सीमा से अभी तक ये भी नहीं कहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। सुरेश दिन भर खेतों में काम करता और थका हारा घर लौटता। वो सीमा से प्यार करता था, लेकिन अपने भाव व्यक्त करने में झिझकता था। सीमा ने कई बार कोशिश की कि दोनों ज़्यादा बातचीत करें, लेकिन सुरेश जल्दी ही सोने चला जाता। एक रात सीमा ने सुरेश से पूछा, आप दिन भर खेत में काम करते हैं, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? सुरेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए ही तो मेहनत करता हूँ। सीमा ने हल्की झुंझलाहट में कहा, बस यही? सुरेश कुछ नहीं बोला। वो अपने तरीके से उसे प्यार करता था, लेकिन सीमा को उसमें वो गर्मजोशी महसूस नहीं हो रही थी जो वो चाहती थी। धीरे धीरे सीमा को ये एहसास होने लगा कि उसके प्रति हीरालाल का व्यवहार बाकी घरवालों से थोड़ा अलग था। हीरालाल उसके लिए चाय बनाकर लाते, कभी उसकी चूड़ियों की तारीफ करते। बहू, ये चूड़ियाँ तुम पर बहुत अच्छी लगती हैं, उन्होंने एक दिन कहा। सीमा ने सर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। तुम्हारे जैसी सुंदर बहू पाकर हमारा घर रोशन हो गया है, हीरालाल ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा को ये सब अच्छा लगता था। वो ध्यान और देखभाल जो सुरेश से उसे नहीं मिल रहा था, हीरालाल से मिल रहा था। उस रात सीमा कमरे में अकेली थी। सुरेश देर से खेत से लौटा और खाना खाकर सोने चला गया। सीमा कमरे में बैठी खिड़की से बाहर चांदनी को देख रही थी। तभी उसने दरवाजे के पास किसी की आहट सुनी। हीरालाल दरवाजे के पास खड़े थे। बहू, तुम अभी तक सोई नहीं? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। सीमा ने थोड़ा असमंजस में कहा, नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही बैठी हूँ। हीरालाल कमरे के अंदर आ गए। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? सीमा ने सर हिलाया। नहीं बाबूजी। हीरालाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर कोई बात हो तो मुझसे कह सकती हो। इस घर में तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सीमा ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके मन में हलचल पैदा कर गया। हीरालाल ने धीरे से सीमा के पास एक चादर रखी जो शायद ठंड से बचाने के लिए थी। उनकी उंगलियां सीमा के हाथ से हल्के से छू गईं। सीमा के मन में अजीब सा एहसास हुआ। एक तरफ उसे हीरालाल के इस स्नेह में सुकून महसूस हुआ, तो दूसरी तरफ एक अनजाना डर भी। हीरालाल ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा सोचो मत, आराम करो। वो कमरे से बाहर चले गए, लेकिन सीमा अब भी उनकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। उसने अपने हाथ देखे, जहां उनकी उंगलियों का स्पर्श अभी भी जिंदा था। उस रात सीमा के दिल में पहली बार एक नई उलझन ने जन्म लिया।
चांदनी रात के सन्नाटे में हवाओं का धीमा स्पर्श कमरे के अंदर अभी तक महसूस हो रहा था। सीमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर झांकते चांद पर थीं, लेकिन उसका मन किसी और ही भावना में उलझा हुआ था। बीती रात जो कुछ हुआ था वो एक सपने जैसा था, या शायद एक ऐसा सच जिसे वो भूलना चाहती थी, पर उसका असर हर पल उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। हीरा लाल ने उसकी ओर जिस तरह देखा था, जैसे उसकी हर चाहत को समझता हो। उस रात जब उसके हाथ हीरा लाल के स्पर्श से कांपे थे, तो वो खुद को रोक नहीं पाई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उस पलों की नज़दीकी ने जैसे दोनों के बीच के हर फासले को मिटा दिया था। अब उसी रात के ख्याल ने सीमा के दिल को अजीब सी बेचैनी से भर दिया था। क्या ये सही था? क्या उसने अपने रिश्ते को तोड़ा? मैंने ऐसा क्यों किया? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन हर बार जब वो ये सोचने की कोशिश करती कि ये सब ख़त्म कर दे, हीरा लाल की वो मुस्कान, उसकी गहरी आंखें और उसका आत्मविश्वास उसे दोबारा उन्हीं भावनाओं की ओर खींच लाता। अगले दिन सुबह जब सीमा रसोई में थी, उसने महसूस किया कि हीरा लाल दरवाजे पर खड़े थे। बहू, चाय बना रही हो? मुझे भी एक कप मिलेगा क्या? हीरा लाल ने धीमे से पूछा। सीमा का चेहरा लाल हो गया। उसने नज़रें झुका लीं और कहा, जी बाबूजी, अभी लाती हूँ। जब उसने चाय का कप उनके हाथ में दिया, तो उनकी उंगलियों ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। उस हल्के स्पर्श ने सीमा के मन में फिर वही रात जगा दी। दिन बीतने के साथ हीरा लाल ने सीमा पर अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी चीज़ों में उसकी मदद करने की कोशिश करता। बहू, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, हीरा लाल ने एक दिन कहा, जब सीमा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। सीमा ने अनमने ढंग से जवाब दिया, धन्यवाद बाबूजी। क्यों, तुम मुझसे बात करने में झिझक क्यों रही हो? हीरा लाल ने थोड़ा करीब आकर पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीमा ने कहा और कपड़े समेटने लगी। हीरा लाल का स्नेह उसे अच्छा लगता था, लेकिन उसके बढ़ते कदम उसे असहज भी करने लगे थे। सुरेश इस सब से बिल्कुल अनजान था। वो अपने खेतों और काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि सीमा उससे दूर होती जा रही थी। एक रात जब सुरेश खाना खाकर सोने चला गया, तब सीमा ने उससे कहा, आप मुझसे कभी कुछ बात क्यों नहीं करते? सुरेश ने चौंक कर कहा, ऐसा नहीं है सीमा, मैं बस सोचता हूँ कि काम खत्म हो फिर तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताऊं। सीमा ने अपने मन में एक कड़वाहट महसूस की। आपको लगता है कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए हमेशा? उसने पूछा। सुरेश ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कल बातें करेंगे। सीमा ने मन में गुस्से और खालीपन का अनुभव किया। उसे अब यह साफ लगने लगा था कि उसकी भावनाओं की पूर्ति सुरेश से नहीं हो सकती। उस रात सीमा को फिर वही बेचैनी महसूस हुई। वो अपने कमरे से बाहर आई और आंगन में आ गई। वहां उसने देखा कि हीरा लाल पास के कमरे में बैठे उसे देख रहे थे। हीरा लाल ने उसे आवाज़ दी, बहू क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? सीमा ने सर हिलाया, नहीं, बस ऐसे ही। हीरा लाल ने उसे पास बुलाया। सीमा कुछ पल रुकी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके पास आ गई। तुम परेशान लग रही हो, हीरा लाल ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीमा ने झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझसे बातें मत छुपाया करो, तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, हीरा लाल ने कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने सीमा को शांत कर दिया, लेकिन साथ ही उसने अपने दिल में एक अजीब सी हलचल भी महसूस की। हीरा लाल ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ क्षण तक दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई रही। उस खामोशी में वो सब कुछ कह दिया गया जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। सीमा सुबह अपने आंगन में बैठी हुई थी। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में सरसों के फूलों की महक घुली हुई थी। वो एक पुराने पायदान पर बैठी थी, अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी उंगलियों को उलझाते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी सहेली कमला, जो गांव में उसकी सबसे करीबी थी, उसी वक्त घर आई। अरे सीमा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? कमला ने हंसते हुए कहा।
सीमा ने उसकी ओर देखा और एक फीकी मुस्कान दी और बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। कमला ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। कुछ तो है, तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरे दिल में कोई बात दब रही है। बताना क्या बात है। सीमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसने अपने पल्लू को थोड़ा खींचा और कहा, कमला, कभी कभी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम सब सोचते हैं। कमला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीधी बात कर सीमा, क्या सुरेश से कोई बात हुई है तेरी? सीमा ने अपना सर झुका लिया। नहीं, सुरेश तो अपने में ही मस्त रहता है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। कभी कभी लगता है कि मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ। कमला ने एक गहरी सांस ली। तो फिर तेरे मन में क्या चल रहा है? सीमा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ भी नहीं, छोड़ ये सब बातें। बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है। कमला ने जान लिया कि सीमा अपनी बात बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में छुपे भाव और उसके चेहरे की बेचैनी ने सब कुछ कह दिया था। दोपहर को जब सीमा रसोई में काम कर रही थी, हीरा लाल चुपचाप वहां आए। बहू, जरा मेरी बात सुनो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। सीमा ने चौंक कर पीछे देखा। हाँ बाबूजी, कहिए। हीरा लाल कुछ पल चुप रहे, मानो उनके मन में कुछ बात अटकी हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई और उन्हें सुन तो नहीं रहा हो। बहू, तुमने कभी किसी से हमारी बातों का जिक्र तो नहीं किया? सीमा के हाथ से चावल का कटोरा लगभग गिरते गिरते बचा था। उसने उनकी ओर देखा और जल्दी से नजरें झुका लीं। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। हीरा लाल ने राहत की सांस ली। अच्छा है, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर सुरेश को कुछ पता चला तो? सीमा ने उनकी बात काटते हुए कहा, बाबूजी, मुझे डर लग रहा है। ये सब ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हीरा लाल ने उसके करीब आकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए हमेशा। उसकी आंखों में फिर वही गहराई थी जिसने सीमा को रोक दिया। शाम को सुरेश घर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सीमा ने उसकी थाली लगाई और उसके पास बैठ गई। आपको मेरी कभी फिक्र नहीं होती है ना? सीमा ने अचानक कहा। सुरेश ने चौंककर उसकी तरफ देखा। ऐसी बात क्यों कह रही हो सीमा? आप दिन भर खेतों में रहते हो, घर आते हो, खाना खाते हो और सो जाते हो। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी जिंदगी में कहीं हूँ ही नहीं, सीमा ने कहा। सुरेश ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। देखो सीमा, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता, पर मैं जो भी करता हूँ वो सब तुम्हारे और हमारे घर के लिए ही तो करता हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। सीमा ने थोड़ा गुस्से में कहा, जिम्मेदारी? प्यार का नाम नहीं लिया आपने? क्या मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी हूँ? सुरेश ने सर झुका लिया। मैं अपने तरीके से प्यार करता हूँ सीमा, तुम्हें शायद समझने में वक्त लगेगा। सीमा ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप उठकर चली गई। गांव में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहटें होने लगी थीं। लोग आपस में बातें करने लगे थे कि हीरा लाल अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है। हीरा लाल ने सीमा के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। किसी ने कहा हाँ, और वो हर वक्त बहू के आसपास ही रहता है। ये ठीक नहीं लग रहा। ये बातें धीरे धीरे घर तक पहुंचने लगीं। सीमा ने भी कुछ लोगों के तानों को सुना, जिससे उसका मन और अधिक घबरा गया। सीमा ने खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो अब हीरा लाल से दूरी बना लेगी, लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में थी तो उसने बाहर बरामदे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। वो जानती थी कि ये हीरा लाल ही थे। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि हीरा लाल वहीं खड़े थे। बहू, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। सीमा ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल तक बस उनकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में न जाने क्या था, डर, खिंचाव या शायद एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। हीरा लाल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? सीमा ने सर झुका लिया। नहीं बाबूजी, पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, हीरा लाल ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। सीमा ने अपना सर झुका लिया। वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसका दिल एक बार फिर असमंजस और खिंचाव के बीच फंसा हुआ था। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था।
और गांव में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। सुरेश थका हारा खेतों से घर लौटा। उसने देखा कि सीमा रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसकी चाल में वही उत्साह नहीं था। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकावट की लकीरें थीं। सुरेश ने कुछ देर तक उसे बिना कुछ कहे देखा। फिर उसने धीरे से कहा, सीमा, सब ठीक है ना? सीमा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ सब ठीक है। सुरेश के माथे पर शिकन आ गई। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से सीमा उससे दूर दूर सी रहती है। वो कोशिश करता था कि दोनों के बीच कोई बातचीत हो, लेकिन सीमा हर बात को टाल देती थी। उसने मन में सोचा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रात को खाना खाने के बाद जब दोनों कमरे में थे, सुरेश ने पूछा, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? सीमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? सुरेश ने धीरे से पूछा। सीमा ने नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मन थोड़ा उलझा हुआ है। सुरेश ने बात की ओर आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके मन में शक के बादल गहराने लगे। अगले दिन हीरा लाल ने सीमा को आंगन में अकेला देखा। वो धीमे कदमों से उसके पास आया। बहू, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है, सब ठीक है ना? सीमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ बाबूजी, सब ठीक है। हीरा लाल ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। तुम कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सीमा ने सर झुका लिया। आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी? हीरा लाल ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वो थोड़ा रुककर बोला, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। सीमा ने उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में जो चाहत झलक रही थी, उसने सीमा को अंदर तक बेचैन कर दिया। उस रात सीमा अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे कुछ करना होगा, ये सब ठीक नहीं है। मैं खुद को इस रिश्ते में और नहीं उलझा सकती। लेकिन जब भी वो ये सोचती, हीरा लाल के शब्द और उसके स्पर्श का एहसास उसे जकड़ लेता। मैं क्या करूं? ये सब गलत है। लेकिन सीमा ने एक गहरी सांस ली। अगले दिन सीमा ने कमला को मिलने बुलाया। कमला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, सीमा ने कहा। कमला ने उसका चेहरा देखा। सीमा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बोझ उठा रखा हो? सीमा ने नज़रें झुका लीं। कमला, अगर कोई ऐसा काम करे जो सही ना हो, लेकिन फिर भी उसका मन उसे करने से रोक न पाए, तो तब क्या किया जाए? कमला ने गहरी सांस ली। सीमा, साफ साफ बताओ, बात क्या है? सीमा ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे रिश्ते में फंस रही हूँ जो मुझे तोड़ देगा। कमला ने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सीमा, सही और गलत के बीच हमेशा फ़र्क होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत कर रही हो, तो खुद को संभालो। ये वक्त है कि तुम अपने लिए सही फैसला लो। सोचो कि तुम्हारे ये कदम तुम्हारी ज़िंदगी को कहाँ ले जाएगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ये आसान नहीं है। रात को सीमा ने खुद को ये सोचते हुए पाया कि वो अब और इस दुविधा में नहीं रह सकती। उसने फैसला किया कि वो हीरा लाल से दूरी बनाएगी और खुद को इस उलझन से बाहर निकालेगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। कौन? सीमा ने पूछा। मैं हूँ बहू, हीरा लाल की आवाज़ आई। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और हीरा लाल को वहाँ खड़ा पाया। क्या हुआ बाबूजी? उसने धीमे स्वर में पूछा। हीरा लाल ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, तुम ठीक तो हो? मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो। सीमा ने सर झुकाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी परेशान हूँ। हीरा लाल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी परेशानियों का हल मैं हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सीमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसके दिल और दिमाग के बीच फिर से एक जंग शुरू हो गई। दोस्तों, इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। चौधरी साहब जब भी मालिश करवाते, तब वो कच्छा पहनना भूल जाते थे।
या फिर यूं कहें कि वो जानबूझकर पहनना चाहते ही नहीं थे। वैसे तो वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका बाबू राव बहुत तंग करता था। ये सब मैंने मालिश करते वक्त देखा था। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरे पीछे का मैदान काफ़ी बड़ा था और चौधरी साहब की नज़रें हमेशा इसी पर गड़ी रहती थीं। वो हमेशा घुड़सवारी की फिराक में रहते। एक दिन घर के सब लोग बाहर गए हुए थे। तब चौधरी साहब ने मुझे बहाने से अपने घर पर रोक लिया और फिर घोड़ा निकाल कर, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मालती है और मैं एक किसान के घर में पैदा हुई थी। मेरी उम्र अभी 30 साल है और हमारे माँ बाप गरीब होने के कारण अभी तक हमारी शादी नहीं करा पाए थे। मेरे माता पिता दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी ताकि हम हमारे माँ बाप को कुछ आराम दिला सकें। मेरे घर में एक मेरी छोटी बहन थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। मुझसे एक छोटा भाई भी था, वो भी अभी पढ़ाई ही कर रहा था। यानी घर में मैं सबसे बड़ी थी और मेरे पिताजी की उम्र तकरीबन 50 साल की थी। मेरे गांव में एक चौधरी थे जो बहुत ही बड़े आदमी थे। मैं उन्हीं के घर पर अब काम करने के लिए जाती थी। पीछे का मैदान मेरा बहुत बड़ा था और अभी ठंड भी ज़्यादा थी, इसलिए मैं शॉल ओढ़कर चौधरी साहब के घर पर जाती थी। अब हवा चलने के कारण शॉल मेरे मैदान में कभी कभी चिपक जाती थी। खैर, मेरे सेठ चौधरी साहब, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, वो अपने बड़े बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे और थे जो अमेरिका में रहते थे। मेरा काम बूढ़े चौधरी साहब की देखभाल करना था। मैं दिन भर उनकी हवेली में रहकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन चौधरी साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए और बोले, मेरे पीठ की अच्छी तरह से मालिश कर दो। ये सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि ये पैसे हमारे घर के लिए बहुत अहमियत रखते थे। पूरा दिन चौधरी साहब के घर में काम करने के बावजूद मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये थी। मैं चौधरी साहब की देखभाल के साथ घर के छोटे मोटे काम भी कर देती थी। मेरी तनख्वाह सीधे माँ को चौधरी साहब दे देते थे, लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे और मालिश करने के लिए कहा। तेल लाने के बाद चौधरी साहब ने पैंट को थोड़ा नीचे करके कहा, कमर के नीचे भी दर्द है, वहाँ भी मालिश कर दो। मुझे अजीब सा लगा, पर बुजुर्ग समझकर मैं चुप रही और पीठ से कमर तक हल्के हाथों से मालिश करने लगी। करीब 2 घंटे बाद मैं घर चली गई। अगले दिन शाम को उन्होंने फिर मुझे बुलाया और 100 रुपये दिए और मालिश करने को कहा। ये रोज़ का सिलसिला बन गया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं डर के मारे कांपने लगी और मानो मेरी सांसें रुक सी गई थीं। जो कुछ मैंने देखा था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन चौधरी साहब ने मुझसे कहा, आज पीठ से लेकर मेरे पैरों तक की मालिश कर दो। जैसे ही उन्होंने अपनी पैंट सरकाई, मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। इस बार उन्होंने कच्छा नहीं पहना था और मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर घबरा गई। मैं सोचने लगी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, उनका मकसद क्या था। ये ख्याल आते ही मेरा सर घूमने लगा। कोई भी इंसान केवल पीठ की मालिश के लिए बार बार इतने पैसे क्यों देगा। यकीनन इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा था। चौधरी साहब मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे वो मेरे हाव भाव को परख रहे हों। उस वक्त मैं अंदर तक घबरा गई थी। मन कर रहा था कि तुरंत वहाँ से भाग जाऊं, लेकिन हालात ने मुझे रोक दिया। उस दिन मैंने मजबूरी में उनकी पीठ से लेकर पैरों तक की मालिश की थी, मगर जिस तरह से उन्होंने अपनी पैंट नीचे की थी, वो हरकत मुझे बेहद गलत लगी थी। मालिश के दौरान वो अजीब अजीब आवाज़ें करते रहे, जिससे मेरा दिल और भी ज़्यादा घबराने लगा।
किसी तरह 2 घंटे काटे और मैं पसीने से तरबतर हो गई थी। फिर वहां से भागता हुए सीधे अपने घर पहुंची। घर आते ही मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं ये काम नहीं करना चाहती, और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने ताना देते हुए कहा, तो क्या घर पर बैठकर बैगन काटेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी माँ को पैसों का ज़रूरत से ज़्यादा लालच था और मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माँ को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैंने चौधरी साहब के घर पर क्या देखा था। अब मुझे लगातार इस डर ने घेर लिया था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 1 हफ्ते तक मैं रोज़ काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से तो निकलती थी, लेकिन चौधरी साहब के घर नहीं जाती थी। उस दौरान मैंने इधर उधर नए काम की तलाश शुरू कर दी थी। मन में बस यही सोचा था कि जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी, लेकिन चौधरी के घर वापस नहीं जाऊँगी। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक चौधरी साहब का बेटा मोहन सामने आ गया। उसने मुझे रोककर पूछा, तुम 1 हफ्ते से काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मैं मोहन को पिछले 3 सालों से जानती थी। मैं मोहन को अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मोहन मैं अब तुम्हारे घर पर काम नहीं करना चाहती। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया? मैं कुछ पल के लिए थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हारे पिताजी। इतना कहकर मैं रुक गई। उससे ज़्यादा कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दिल में अजीब सी शर्म और घबराहट महसूस हो रही थी। मोहन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दिल के वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा गरीबों की मदद के बारे में सोचते रहते हैं। तुम्हें पता है, वो हर महीने तुम्हारे नाम पर 1,000 रुपये जोड़ते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने तुम्हारे लिए 1 साल के 12,000 रुपये जमा कर लिए हैं। उनका इरादा है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। वो थोड़े ख्यालों में खोए रहने वाले इंसान हैं। अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उन्हें दिल पर मत लिया करो। फिर उसने मुझे कहा, कल से काम पर वापस आ जाना। मैं घर वालों से कह दूंगा कि तुम बीमार थीं, इसलिए नहीं आ पाई। ये सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही थी। हो सकता है चौधरी साहब उस दिन कच्छा पहनना भूल गए हों। आखिर 65 साल के बुजुर्ग हैं, भले ही दिखते जवान हों, वो तो मुझे अपनी बेटी जैसा ही मानते होंगे और मेरी शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और अगले दिन से फिर काम पर जाने लगी। चौधरी साहब रोज़ की तरह मुझे बुलाते और 100 रुपये देकर कहते, अच्छे से मन लगाकर मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने गौर किया कि वो कभी कच्छा पहनते ही नहीं थे। पैंट नीचे करते ही सब कुछ नज़र आने लगता। हालांकि वो आंखें बंद रखकर लेटे रहे और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। इस काम में मुझे अजीब तो लगता था और घबराहट भी बहुत होती थी, लेकिन रोज़ 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे थे जो मुझे माँ को नहीं देने पड़ते थे। लालच में आकर मैं ये काम करने लगी। एक दिन मैं चौधरी साहब की पीठ की मालिश कर रही थी कि तभी मोहन की पत्नी अचानक कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही चौधरी साहब ने फुर्ती से अपनी पैंट ठीक की। ये देखकर मेरा शक और गहरा हो गया कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। फिर भी मजबूरी में मैं रोज़ काम पर जाने लगी, क्योंकि हालात के आगे इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन करीब 4 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। उस रात मैं पूरी रात चीखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन घर में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल एक दिन मोहन अपनी पत्नी के साथ एक शादी में गया हुआ था। उसकी पत्नी ने मेरी माँ को फ़ोन करके बताया कि वो दोनों 5-6 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। इसी दौरान मेरी माँ से कहा गया कि मैं उन 5 दिनों तक उनके घर पर रहकर उनके ससुर जी की देखभाल करूं और घर के सारे काम काज संभालूं। इसके बदले मेरी माँ को 5,000 रुपये देने की बात कही गई थी। मुझसे भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि घर के सभी काम काज जैसे खाना बनाना और सफाई करना मेरे जिम्मे रहेगा, साथ ही उनके ससुर की पूरी देखभाल भी करनी होगी।
इतना ही नहीं, मुझे रात में भी वहीं पर रुकना होगा। ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर काफ़ी असहज महसूस कर रही थी और दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। इस बेचैनी को लेकर मैंने मोहन से भी अपनी परेशानी जाहिर की। मैंने उससे कहा कि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। इस पर मोहन ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी के नज़रिए से ही देखते हैं। मैं ये कह नहीं पाई थी कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ रोज़ क्या करते थे। उनकी आपत्तिजनक हरकतों से मैं तंग आ चुकी थी। अब 5 दिनों तक मुझे उनके साथ ही रहकर समय बिताना था। मोहन और उसकी पत्नी जब बाहर गए तो मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बना ही रही थी कि चौधरी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या तुम मेरी मालिश कर सकती हो? इस बार उन्होंने मुझे 500 रुपये देकर कहा, मेरी मालिश अच्छे से करना। रात के 9 बज चुके थे। चौधरी साहब ने कहा, पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू कर देना। मैं दिन भर के काम से थक चुकी थी और अब मुझे रात भर जाग कर उनकी मालिश करनी थी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं कोई रोबोट हूँ? मुझे भी तो आराम और नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मैंने 500 रुपये का नोट देखा तो मेरे मन में एक अजीब सा लालच आ गया था। मैंने उनसे पैसे ले लिए और मोहन ने बार बार मुझे यही बताया था कि उसके पिता एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे अंदर से बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। मेरा दिल कुछ अजीब तरीके से धड़क रहा था क्योंकि आज रात हम दोनों अकेले थे। खाना खाने के बाद डरते डरते मैं उनके कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही मैं अंदर आई, चौधरी साहब ने कमरे की लाइट बुझा दी और एक मोमबत्ती जलाकर कमरे को मंद रोशनी से भर दिया। फिर उन्होंने मुझे जैतून का तेल थमा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उन्होंने अचानक अपने सारे कपड़े निकाले और उनकी स्थिति देखकर मैं बहुत असहज हो गई थी। मैं पूरी तरह से कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी मालिश शुरू कर दी। वो आराम से मालिश का आनंद ले रहे थे। पहले तो वो उल्टे लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद सीधा होकर लेट गए। उनकी हालत देखकर मुझे घबराहट हुई और मैं डर के मारे चुप हो गई। जैसे ही उन्होंने मुझे डरते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगे। मुझे पूरे शरीर की मालिश करनी थी, लेकिन सच बोलूं दोस्तों, तब चौधरी साहब ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। 3 घंटे मालिश करने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम आराम करने के लिए जा सकती हो। इसके बाद मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। हालांकि मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे कुछ अनजाना सा असर मुझ पर हावी हो गया हो। आखिर ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोबारा से उन्हीं के कमरे में वापस आ गई और इसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ, पूरी रात मैं चीखती चिल्लाती रही। उसने जो हिम्मत जुटाकर किया था, वैसी हिम्मत भला एक साधारण युवक भी नहीं कर सकता था। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था और आखिरकार चौधरी ने मुझे अपने माया जाल में फंसा ही लिया था। शायद उनका यही इरादा था कि मैं स्वयं ही उनके पास आ जाऊं और फिर 5 दिन तक वही खेल होता रहा। इसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम घर जाकर कुछ दिन आराम कर लो। मोहन और उसकी पत्नी छठे दिन वापस आ गए थे, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और घर पहुंचते ही मुझे तेज़ बुखार हो गया था। मैं सोच रही थी मैंने कहाँ गलती कर दी। जब मेरी माँ ने मेरी बुरी हालत देखी तो उन्हें संदेह हो गया और उन्होंने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप रोने लगी थी। फिर मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। वो गुस्से में चिल्लाती हुई कहने लगी और बार बार यही कहती कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया, अपनी बेटी के साथ चंद रुपयों के लालच में आकर। अब रोने पीटने से क्या फ़ायदा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों,
आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मैं अभी 18 बरस का ही हुआ था, जैसे कि जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो। दुनिया की हर चीज़ रंगीन और हसीन लगने लगी थी। मेरी 30 साल की चाची, जिनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए थे, दिखने में बेहद हसीन और जमील थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। नूर बरसता हुआ चेहरा था उनका। मेरे चाचा जान, जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे, बाहर मुल्क में काम करते थे, इसलिए चाची अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। वो मुझे अपना राजदार, अपना दोस्त मानती थी। जैसे हम उम्र हों, वो मेरी काफ़ी फिक्र करती थी और मुझसे बातें करती रहती थी। वो हर वक्त मेरे आस पास मंडराती रहती, जैसे कोई साया साथ रहता है। उनकी निगाहें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, दोपहर का वक्त था, बाहर कड़ी धूप थी और घर में एसी की ठंडी हवा का माहौल बिल्कुल शांत था। नहाने के बाद मैं कपड़े बदल रहा था। अचानक से कमरे में चाची आ गई। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, चाची के होश उड़ गए। थोड़ी देर तक वो मुझे इसी तरह खामोशी से देखती रही। फिर वो बहाना बनाते हुए मुझसे कहने लगी, रेहान, मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद कर देती हूँ। मैंने भी चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। कपड़े पहनाते समय चाची जानबूझकर मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करने लगी। अचानक चाची ने मेरा, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रेहान है और मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, जैसे किसी नए सफ़र की शुरुआत हो। दुनिया नई और दिलचस्प लग रही थी। मैं स्कूल पास करके अभी कॉलेज में आया हूँ और मैं ग्रेजुएशन के पहले साल की पढ़ाई करता हूँ। अभी मेरे घर में मेरे और मेरे अब्बा जान के अलावा और कोई नहीं रहता है। जैसे घर सूना पड़ा रहता हो, एक खामोशी सी छाई रहती हो। मेरे अब्बा जान काम ख़त्म करके शाम को घर लौटते थे। थके हारे दोपहर को कॉलेज से वापस घर आने के बाद मेरी देखभाल और घर के काम करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। जैसे घर बेचिराग हो, उदास सा। इसलिए मेरे अब्बा जान ने मेरे चाचा जान से बात करके चाची सलमा को हमारे घर कुछ दिनों के लिए बुला लिया था। जैसे किसी फरिश्ते को बुला लिया हो या जैसे कोई रहमत आ गई हो। मेरे चाचा जान काम के सिलसिले में बॉम्बे रहते हैं। वो वहाँ एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। उनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए हैं। मेरी चाची भी वहीं उन्हीं के साथ रहती हैं। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश हैं, जैसे कि कोई हुस्न की मलिका हो। मैंने उन्हें पहली बार शादी के वक्त ही देखा था। उसके बाद से वो मेरे चाचा जान के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई थीं और कभी यहाँ वापस नहीं आईं। जैसे कोई परदेश चला जाए, अपने वतन से दूर। जब चाची सलमा बॉम्बे से यहाँ आईं तो मुझे देखते ही उन्होंने खुशी से अपने गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो, जैसे बिछड़ा हुआ कोई फिर से मिल गया हो। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुईं और कहने लगीं कि रेहान, तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, माशाल्लाह, अब तो जवान हो गए हो। उनकी आवाज़ में प्यार और अपनापन था। मेरी चाची बहुत ही खुले मिजाज की थीं, बेतकल्लुफ़। जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। एक सिहरन सी दौड़ गई पूरे जिस्म में। मेरी धड़कनें भी तेज़ हो गई थीं, जैसे दिल उछल रहा हो। एक अजीब सी कैफियत थी। फिर मैंने बातें करते करते उनका सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया। वो मेरे कमरे में ही रहती थी, जैसे अब यही उनका ठिकाना हो, जैसे वो भी इस घर का हिस्सा बन गई हों। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ एडजस्ट कर रहा था, जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। एक नया एहसास था। उनके आने के बाद से दोपहर को जब मैं कॉलेज से घर आता तो खाना खिलाने से लेकर मेरी और घर की सारी देखभाल तक सारा काम चाची ही करती थीं, जैसे वो घर की मालकिन हो या जैसे मेरी बड़ी बहन हो। मैं अब 19 बरस का हो गया था। चाची को हमारे घर बुलाने का एक और सबब भी था। करीब 1 महीने पहले मुझे डेंगू और एनीमिया की शिकायत हुई थी, जिससे मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बहुत कमज़ोरी आ गई थी, इसलिए मुझे अभी भी कमज़ोरी रहती थी। इसी वजह से मैं खुद से कोई काम नहीं कर पाता था, जैसे बेबस हो गया हूँ, किसी का मोहताज हो गया हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। चाची को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे कॉलेज जाने से लेकर
हमारे घर तक की पूरी जिम्मेदारी चाची ही उठा रही थी, जैसे वो मेरी माँ ही हो, मेरी परवाह करने वाली। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। आधी रात का वक्त था, बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी नींद अचानक खुलने का सबब था, मेरे जिस्म पर किसी का लम्स होता हुआ महसूस हुआ। एक नाजुक सा स्पर्श, जैसे कोई धीरे से छू रहा हो, मुझे सहला रहा हो। वो हाथ कब से मेरे इधर उधर टच हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा चाची अचानक मेरे इधर उधर हाथ फेरने लगी, जैसे कोई अपना समझकर छू रहा हो, बेतकल्लुफी से। मुझे पहले तो लगा ये सब चाची से गलती से हो गया है, जैसे नींद में किसी का हाथ लग जाए, एक बुरा ख्वाब। लेकिन धीरे धीरे चाची की कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो मुझे बेचैन कर रही थी। उस दिन मैंने पहली बार ये अजीब रवैया देखा था। मैं घबरा गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने उनसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि शायद उनसे ये सब नींद में गलती से हुआ हो, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो और सुबह भूल जाएगा। लेकिन अगले दिन भी चाची ने फिर से वैसा ही कुछ किया और ये सिलसिला लगातार 5-6 दिन तक चलता रहा। चाची के इस अजीब रवैये को सहने के बाद मैं अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। मैंने आखिरकार तय किया कि अब मैं इनसे इस रवैये के बारे में बात करूंगा। मुझे ये सब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से दोपहर में अपने घर आया और खाना खाते वक्त माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी नहीं था, तो मैंने उनसे बातों ही बातों में हिचकिचाते हुए वो सवाल किया, जैसे दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ, जैसे कोई राज खोल रहा हूँ। तब मैंने चाची से कहा कि पिछले दिनों से रात को सोते वक्त आप मेरे पर अलग अलग जगह पर हाथ क्यों फेरती हैं? क्या आपको कोई अजीब ख्वाब आ जाते हैं, या कोई वहम है, या फिर कोई और बात है? जैसे ही मैंने चाची से ये सवाल किया, उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए थे, जैसे रंग उड़ गया हो। उनके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उन्होंने नज़रें चुराते हुए आवाज़ में थोड़ी सी घबराहट के साथ कहा कि शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ तो हो सकता है गलती से मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर आ गया हो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था बेटा। पहले तो मैं सोचने लगा कि ये सब एक दिन हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ कैसे? ये बात मेरे जहन में एक कांटे की तरह चुभ रही थी, एक सवाल बनकर घूम रही थी। लेकिन फिर मैंने चाची की बातों पर एतबार कर लिया, उनका लिहाज किया, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहा। पर उसके पीछे का सच कुछ और ही था। ये तो बस एक ज़ाहिरी पर्दा था, हकीकत छुपाने का, जैसे किसी किताब का गलत कवर। अगली रात सोने के कुछ देर बाद ही अचानक ही मेरी नींद खुल गई, जैसे कोई धीरे से पुकार रहा हो, कोई ख्वाब अधूरा रह गया हो। इसी वजह से मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। उस वक्त मैं उठा और मैंने देखा कि चाची अपने बिस्तर पर नहीं थी, जैसे कोई साया गायब हो गया हो। कमरा सूना लग रहा था। मुझे लगा कि वो शायद पानी पीने या टॉयलेट गई होंगी। ये सोचकर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई और कमरे के बाहर भी नहीं थी, तब मैं उठकर चाची को ढूंढने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर था। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि चाची इतनी रात गए बाहर बगीचे में टहल रही थी। चांदनी रात में वो और भी हसीन लग रही थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा ज़मीन पर उतर आया हो। हवा में उनके बालों की खुशबू फैली हुई थी। मैंने चाची की ओर जाने का सोचा। दिल में एक खौफ भी था कि कहीं वो मुझे देख न लें, और एक कशिश भी थी, एक अनजाना सा खिंचाव। पर तभी चाची मेरे कमरे की ओर आने के लिए पलट गई। अगर उस वक्त मुझे चाची देख लेती तो शायद उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, उनकी जासूसी कर रहा हूँ। इसलिए उनके देखने से पहले ही मैं दबे पांव अपने कमरे की ओर वापस आ गया, जैसे कोई चोर पकड़ा जाने के डर रहा हो। दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में चाची भी कमरे में आई और आते ही वो अपने बिस्तर पर लेट गईं और सो गईं। लेकिन उनका वही अजीब रवैया फिर से शुरू हो गया। वो फिर से मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगी, जैसे नींद में कोई बेखुदी में हो, किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। चाची ऐसा अजीब रवैया क्यों कर रही थी, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ये एक राज था जो मेरी समझ से परे था, जैसे कोई उलझी हुई गुत्थी।
पर एक बात मुझे ज़रूर समझ आ गई थी कि वो बाहर जाती हैं और फिर मेरे जिस्म पर हाथ फेरती हैं। ये एक सिलसिला बन गया था, एक रस्म सी बन गई थी। चाची आखिर रात में बगीचे में करती क्या है, ये जानने की मेरी ख्वाहिश, ये सुलगता हुआ सवाल मेरे दिल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे कोई आग अंदर ही अंदर जल रही हो, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और चाची ही थे। घर में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। चाची मुझे खाना खिला रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, प्यार से, पर उनकी आंखों में एक उदासी थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए, शरारत भरे अंदाज में, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए चाची से सवाल किया कि चाची आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं, जैसे कोई हुस्न की परी हो, जैसे कोई आसमान से अप्सरा उतर आई हो। इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया, वो बस मुस्कुरा दी। उनके गालों पर लाली दौड़ गई, जैसे कोई फूल खिल उठा हो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं पानी पीने बाहर निकला तो उस वक्त वो अम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे चाची वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी, जैसे कोई हूर हो, जैसे कोई ख्वाब हो। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थीं। उनके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे मोती बिखर रहे हों। कपड़े पहनकर वो अपनी खूबसूरती को आईने में निहार रही थीं, जैसे वो कोई 20 बरस की लड़की हो, अपनी अदाओं पर इतरा रही हो। खुद मैं खोई हुई। मुझे देखते ही चाची थोड़ी शर्मा गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकस्त आ गई, जैसे कोई राज खुल गया हो। उस वक्त वो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी, जैसे कुछ छुपा रही हो, कुछ कहना चाहती हो। मुझे देखकर उन्होंने बनावटी नाराज़गी से और शरारत से कहा, ये अच्छा, अब आ ही गई हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई करके आया था और मुझे हल्की फुल्की भूख भी लगी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरस रहा हो, जैसे कोई इनाम का मुंतज़िर हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गईं। एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। एक अजीब सा एहसास था। उन्होंने नज़ाकत से धीमी आवाज़ में कहा कि रेहान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? क्या मैं अब भी जवान लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? लेकिन मैं अभी अभी पढ़ाई करके आया था और मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था, इसलिए मैंने बेदिली से, बिना ज़्यादा सोचे समझे, अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला कि चाची, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है क्या? ये देखकर मेरी चाची हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक शरारत थी, एक शिकवा था। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो, अभी नादान हो, दुनियादारी से अनजान हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। उस वक्त मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे खाना दिया। फिर मैंने उस रात सच जानने का तय कर लिया था, जैसे कोई कसम खाली हो, जैसे कोई मिशन हो, क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहाँ क्यों जाती है। उस राज से पर्दा उठाना था, उस गुत्थी को सुलझाना था। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। मैं जानबूझकर सोया हुआ होने का नाटक कर रहा था, जैसे कोई जासूसी किसी का पीछा कर रहा हो। फिर मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला, फिर पानी पीने किचन में जाकर बाहर बगीचे में आ गया, जैसे कोई चोर चुपके से कहीं जा रहा हो। चाची वहीं बैठी मोबाइल में कुछ देख रही थी। चांद की रोशनी में उनका चेहरा और भी निखर रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। वो मंजर देखकर कुछ बातें मेरी समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका था। एक हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। मैं समझ गया था कि चाची के दिल में कुछ और ही चल रहा है, कोई दबी हुई ख्वाहिश है, कोई अरमान है। उसके बाद मैं कमरे में आकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई ख्वाब देखकर भूल गया हो। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। इस रात से पर्दा उठाना था, अपने दिल का बोझ हल्का करना था। देखते ही देखते 3 दिन और बीत गए। अब मेरे कॉलेज से सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और मेरे अब्बा को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। मेरे अब्बू वहां जाते जाते मुझसे बोल गए कि
मेरे इम्तिहान आने वाले हैं, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी करने में करूं। जैसे कोई नसीहत कर रहा हो। उनके जाने के बाद घर में मैं और चाची दोनों ही अकेले थे। पूरे घर में हम सिर्फ दो ही थे, जैसे इस वीरान घर में बस हम दो ही रह गए हों। हम दोनों इसी दौरान काफ़ी अच्छे और करीबी दोस्त बन गए थे, जैसे हम राज हों, जैसे जिगरी दोस्त। हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताते और एक दूसरे से मजाक भी करते रहते, जैसे कोई हम उम्र हो, कोई बचपन का साथी। एक दिन मैंने चाची से ऐसे ही बात करते हुए माहौल को थोड़ा जज्बाती बनाते हुए उनके दिल की बात जानने की कोशिश करते हुए सवाल किया कि चाची, आपको भी लगता होगा कि आपको भी कोई ऐसा चाहिए जो आपसे बेपनाह प्यार करे, आपकी बहुत देखभाल करे, आपको समझे, आपके दिल की बात जाने। जैसे ही मैंने ये बात कही, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े, जैसे किसी ने झील से मोती बिखेर दिए हों। वो कहने लगी कि रेहान, तुमने सच में मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया। तुम्हारे चाचा तो सुबह से शाम तक काम में ही लगे रहते हैं, घर आते ही थके हारे बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। इस आपाधापी में उन्हें मेरे लिए ज़रा भी वक्त नहीं मिलता। उनकी आवाज़ में एक दर्द था, एक तन्हाई थी जो साफ झलक रही थी। चाची रोते हुए मुझे अपने सीने से लगाने लगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लगाती है, और कहने लगी कि मैं तुम्हें नादान बच्चा समझती थी, मगर तुम तो वक्त से पहले ही समझदार हो गए हो। तुम मेरे दिल का हाल जान गए। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर एक बाशऊर, संजीदा आदमी नज़र आ रहा है। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही एहतराम था। फिर चाची का रवैया मेरे लिए दिन ब दिन बदलता चला गया, जैसे पतझड़ के बाद बाहर आ जाए। उसके अगले दिन जब मैं नहाकर कपड़े पहन रहा था, तब जींस की जिप लगाते वक्त अचानक वो अटक गई और मुझे एक तेज़ दर्द का एहसास हुआ। मैं दर्द से करहा उठा। चाची मेरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन आई और पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने फिक्रमंदी से कहा कि दिखाओ, मैं ठीक कर देती हूँ। मैं शुक्रगुजार था कि उन्होंने मेरी मदद की, वरना मैं बहुत परेशान हो जाता। उस दिन के बाद से चाची का व्यवहार मेरे प्रति और भी ज़्यादा बदल सा गया था, जैसे वो मेरी और भी ज़्यादा फिक्र करने लगी हो। आज चाची ने ब्लैक रंग का एक रेशमी लिबास पहना हुआ था, जो उनके हुस्न को और भी ज़्यादा निखार रहा था। वो चांदनी रात में खिले गुलाब की तरह लग रही थी। मैं उन्हें बस देखता ही रह गया, जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। उनकी खूबसूरती वाकई काबिले तारीफ थी, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद वो किचन से मेरे लिए नाश्ता लाने लगी। किचन में जाते वक्त उन्होंने शरारत से मेरा मोबाइल बंद कर दिया था। चाची नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे खाने के लिए कहा। हम दोनों साथ में नाश्ता करने लगे और कुछ बातें भी की। नाश्ते के बाद मुझे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया और सो गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसीलिए मुझे बार बार थकान और नींद आ रही थी। लेकिन जब शाम को मेरी आँख खुली तो मुझे कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने सारी ताकत मेरे अंदर से निकाल ली हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कब सोया था। दिमाग भारी हो गया था और मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गया, उलझन और हैरत से घिरा हुआ। कुछ देर बाद चाची मेरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर एक दिलकश और सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ख्वाब की ताबीर मिल गई हो। उन्होंने कहा कि रेहान, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे यहाँ होने से मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ जाएंगी। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक गहरा एहसास था। मैं चाची की बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी देर क्यों सोता रहा। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में गुम था, एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ था। उस दिन मेरे बदन में काफ़ी दर्द था। रात को मैंने चाची से कहा कि क्या वो थोड़ी मालिश कर सकती हैं। वो फ़ौरन तैयार हो गई और तेल लगाकर मेरे बदन की मालिश करने लगी। उनकी मालिश से मुझे काफ़ी आराम मिला और मैं थोड़ी देर में सो गया। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, चाची मुझे और भी ज़्यादा खुश दिखने लगी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। लेकिन करीब 2 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती। नींद से उठने के बाद जब भी मैं नाश्ता करने जाता, लेकिन चाची हमेशा एक ही बात कहती थी कि आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया।
मेरा दिल बाग बाग कर दिया। मैं उन्हें किस तरह खुश कर रहा था ये मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर चाची मुझसे जो कहती थी ये सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। शुरू में मुझे चाची से तैयार होने में शर्म सी आती थी, लेकिन अब मैं बिना शर्म के तैयार होने लगा था, जैसे ये एक रोज़ का मामूल बन गया हो। फिर कुछ दिनों में चाची और मेरे बीच एक ख़ास रिश्ता बनने लगा। एक ऐसा रिश्ता जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। एक स्नेह और फिक्र का रिश्ता। और मुझे धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा था, जैसे ज़िंदगी एक नए रंग में रंग गई हो। फिर थोड़े दिनों बाद पापा भी अपने काम से फारिग होकर घर आ गए थे। फिर भी मेरी चाची ने मेरा बहुत ख्याल रखा, जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। फिर एक दिन बॉम्बे से मेरे चाचा का फ़ोन आया कि उन्हें मेरी चाची की बहुत ज़रूरत है। उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब उन्हें चाची की सख्त ज़रूरत है। और फिर उसके अगले ही दिन चाची को बॉम्बे जाना पड़ा, जैसे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया हो। लेकिन अब मुझे चाची की बहुत याद आती थी, एक बेचैनी सी रहती थी। उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। मेरे लिए वो एक दोस्त से भी बढ़कर थी, एक रहनुमा थी, एक हमदर्द थी। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊँगी। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। उनकी आंखों में एक वादा था, एक उम्मीद थी। चाची के साथ ये कैसा रिश्ता था, मैं खुद भी नहीं जान पाया। लेकिन उन्हें मेरी बहुत फिक्र रहती और मैं उन्हें आज भी मिस करता हूँ। अगर आपके जीवन में भी कोई आपकी इतनी केयर करने वाला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।